गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का अर्थ है तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन। इसमें राज्य से संबंधित औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह को भी शामिल किया जाता है। इस अध्ययन में राजनीतिक व्यवहार को शामिल नहीं किया जाता। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक विद्वान हैं वाकर, लास्की, कार्ल जे फ्रेडरिक और हरमन फाइनर। तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली है प्रधानतया अतुलनात्मक अध्ययन। ये आर.सी. मैक्रिडिश ने दी है। इनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति के अंदर जो अध्ययन है वो वास्तव में तुलनात्मक ना होकर यह अध्ययन एक या दो देशों का ही अध्ययन है और यह अध्ययन उन देशों के समानांतर संस्थाओं तक सीमित है और इस अध्ययन में अनेक देशों के संवैधानिक आधारों का ही वर्णन किया जाता है। दूसरी विशेषता है प्रधानतया वर्णनात्मक या विवरणात्मक अध्ययन, अर्थात इसके अंदर एक देश की विभिन्न औपचारिक संस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, ना कि उस देश की समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान क्या है, कैसे उसका विश्लेषण किया जा सकता है, उसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया जाता। तीसरी विशेषता है संकीर्ण अध्ययन। इसके अंदर जो परंपरागत राजनीतिक विचारक हैं वो तुलनात्मक राजनीति का केंद्र बिंदु पश्चिमी लोकतंत्र के देशों तक ही मानते हैं। ये अपने अध्ययन में तीसरी दुनिया और विकासशील देशों का अध्ययन नहीं करते हैं। तुलनात्मक राजनीति की चौथी विशेषता है प्रधानतया निश्चल और गतिहीन अध्ययन, अर्थात इस तुलनात्मक राजनीति ने अपने लक्ष्य और वो संस्थाओं का निर्धारण किया हुआ है, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करते हैं। इसमें नवीन चीज़ों का गतिशील अध्ययन नहीं होता। आगे है पांचवी विशेषता तुलनात्मक राजनीति प्रबंधन संबंधी अध्ययन। इसके अंदर आमतौर पर किसी देश की प्रबंधन करने वाली जो 3 संस्थाएं होती हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। मुख्यतः आदर्शवादी अध्ययन। आदर्शवाद का अर्थ है कि क्या होना चाहिए, मतलब पहले ही जो आदर्श है, वो लक्ष्य है, वो निर्धारित कर लिए जाते हैं और सिर्फ उन्हीं लक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है सातवीं विशेषता कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन, अर्थात तुलनात्मक राजनीति में जो कानून के अंदर उल्लेखित औपचारिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ना कि मानव व्यवहार में वर्णित या विकासशील संस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा। अब हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति की आलोचना। तुलनात्मक राजनीति की आलोचना करने में अहम योगदान आर.सी. मैक्रिडिश विचारक का है। उन्होंने तुलनात्मक जो परंपरागत तुलनात्मक राजनीति है उसकी आलोचना की है। या फिर आपके प्रश्न आ सकता है कि तुलनात्मक राजनीति में वर्तमान में असंतोष के क्या कारण है, क्या कारण हुए कि हमें आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का विकास करना पड़ा। तो आलोचना का पहला कारण है नाम मात्र का व्यवस्थित तुलनात्मक विश्लेषण। इसके अंदर ये कहते हैं कि जो हमारे परंपरागत विचारक हैं वो सिर्फ एक या कुछ देशों की संस्थाएं लेकर उनका वर्णन करते हैं कि भाई हाँ इस इंडियन संस्थाओं में ये है। वास्तव में उसकी क्या समानताएं असमानताएं विश्लेषण है, जो तुलनात्मक स्वरूप है, वो उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। इसके संबंध में आमंड पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपिंग अप्रोच में भी इसी तरह के तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति पृथक राजनीतिक संस्थाओं की विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालने तक ही सीमित रही है और व्यवस्थित तुलनात्मक विश्लेषण नाम मात्र का है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आमंड पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपिंग अप्रोच में ये परिभाषा दी है। आलोचना का दूसरा आधार है राजनीतिक व्यवहार के अराजनीतिक तत्वों की अपेक्षा।
इसमें उन्होंने कहा है कि तुलनात्मक जो परंपरागत तुलनात्मक राजनीतिक विचारक हैं वो राजनीतिक व्यवहार के अराजनीतिक तत्वों की अपेक्षा की गई है। इसमें शासन व संस्थाओं की वास्तविक क्रियाओं और उनकी अंतर क्रियाओं और व्यवहार की गत्यात्मकता को देखने समझने का प्रयास नहीं किया गया। तीसरी आलोचना का आधार है केवल वर्णनात्मक अध्ययन। इसके अंदर परंपरागत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन न तो विश्लेषणात्मक है न ही व्याख्यानात्मक, ये केवल वर्णनात्मक ही है। परंपरागत दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति पर लिखे गए कुछ प्रमुख आधिकारिक ग्रंथ हैं, जैसे J.T. शार्टवेल की है गवर्नमेंट ऑफ कॉन्टिनियल यूरोप, और दूसरी है हरमन फाइनर की रचना थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। इनके अंदर उन्होंने कहा है कि जो परंपरागत तुलनात्मक राजनीति वैज्ञानिक और व्यवस्थित तुलना का अभाव है इसके अंदर, और ये ग्रंथ एक सामान्य धारा की ओर संकेत करते हैं। चौथा आधार आलोचना का है संकुचित अध्ययन, क्योंकि ये अध्ययन सिर्फ पश्चिमी देशों के अध्ययन तक ही सीमित है, ये गैर पश्चिमी और विकासशील देशों का अध्ययन नहीं करता, तो इसका क्षेत्र है वो काफ़ी संकुचित है। पांचवा है अध्ययन पद्धतियों के परिष्करण की अपेक्षा। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की एक आलोचना अध्ययन पद्धतियों के परिष्करण की अपेक्षा के आधार पर की जाती है। इसमें तथ्यों का एकीकरण तो हर लेखक की पुस्तक में मिलता है, लेकिन इन पुस्तकों में जो तथ्यों के वर्गीकरण, मापन व विश्लेषण के पक्षों का विकास है वो नहीं किया गया है। मतलब जो लेखकों के लिखने का जो तरीका है वो जो स्टैंडर्ड मानक है उनको पूरा नहीं करते हैं। इसकी आलोचना का नेक्स्ट आधार है समस्या समाधान या विस्तृत सामान्यीकरण व सिद्धांत निर्माण के लक्ष्य का अभाव। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति अध्ययनों में समस्या समाधान या विस्तृत सामान्यीकरण या सिद्धांत निर्माण का लक्ष्य नहीं रखा गया है, अर्थात उनके विचारकों का कोई टारगेट या लक्ष्य है वो पहले से डिसाइड नहीं है, और यह एक संकुचित अध्ययन है। चौथा है वर्तमान क्रांतिकारी राजनीतिक परिवर्तनों के विश्लेषण में अपर्याप्त। इसमें परंपरागत तुलनात्मक राजनीतिक जो विचारक हैं, जो वर्तमान समय की नई वैज्ञानिक टेक्निक पद्धतियां हैं उनका प्रयोग नहीं करते, वह अपनी पुरानी जो विधियां हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं। इसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि परंपरागत तुलनात्मक राजनीति है वह राजनीतिक अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं, संस्थाओं की वास्तविकता को समझने में व सर्वमान्य सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन में सहयोग नहीं करती, और नवीन उपागमों की खोज की आवश्यकता महसूस हुई विद्वानों को। उसी के परिणाम स्वरूप तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। धन्यवाद।